नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए के भीतर दरारें गहराती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन अब पहले से ज्यादा आक्रामक और एकजुट दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष की महाबैठक ने एनडीए की नींव हिला दी है? क्या सच में केंद्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और क्या आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां से एनडीए के लिए सबसे बड़ी चिंता की खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगातार लगी थी, लेकिन हालात इसके उलट ही होते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दल अब खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। खासकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रुख बीजेपी के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। एमएलसी चुनाव में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आरएलएम को सीट नहीं मिली है, जबकि दावा मजबूत था, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे का नामांकन प्रक्रिया से दूर रहना, ये सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। यह संदेश साफ था कि बीजेपी की शर्तों पर अब सहयोगी दल चलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर दे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। यहीं से टकराव शुरू हुआ और फिर जो हुआ उसने इस टकराव को खुलकर सामने ला दिया है। जिस तरह से दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, अब इसे बीजेपी की रणनीति कहा जाए या फिर दबाव की राजनीति, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इसका असर सीधा एनडीए गठबंधन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में यह भी कह दिया है कि वो एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे। ये बयान बेहद ही अहम है। यानी कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का इस्तीफा तैयार है, वो पूरी तरीके से तैयार हैं, बस उन्हें इंतजार है नीतीश कुमार के फैसले का। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान से ये साफ हो जाता है कि एनडीए की नींव कितनी कमजोर हो चुकी है। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, दूसरे सहयोगियों के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। पहले तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी से दूरी बनाई, फिर आंध्र प्रदेश में टीडीपी के रुख में बदलाव आया और अब बिहार में स्थिति बन रही है। यानी कि एक एक करके बीजेपी के सहयोगी उससे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संकेत? क्योंकि अगर सहयोगी दल एक एक करके अलग होंगे तो फिर इसका सीधा असर एनडीए की ताकत पर पड़ेगा। इसी बीच विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसने सियासी समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। पहले कहा जा रहा था कि 23 दल शामिल होंगे इस बैठक में, लेकिन 25 दलों का पहुंचना यह दिखाता है कि विपक्ष अब ज्यादा संगठित यानी कि ज्यादा एकजुट हो चुका है। इस बैठक में सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि रणनीति भी तय हुई है। 5 बड़े मुद्दों पर सभी दलों ने एकजुट होकर सहमति जताई है। चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी, एसआईआर का मुद्दा, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम भी इस पूरे विवाद में बार बार सामने आ रहा है और अब विपक्ष ने यह तय किया है कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और खासकर ज्ञानेश कुमार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ये मुद्दा और गर्माता है तो फिर ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकता है। इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा भी विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर नजर आया। नीट जैसे बड़े एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों ने सरकार को पहले ही घेरा हुआ है। अब विपक्ष ने साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। यानी कि ये मुद्दा संसद से सड़क तक गूंजने वाला है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है, जहां पेट्रोल, डीजल के दाम, दूध की कीमतें और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती लागत, इन सबको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर फेल हो चुकी है। अब अगर इन सभी मुद्दों को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ होती है। एक तरफ एनडीए के अंदर असंतोष है, दूसरी तरफ विपक्ष पूरी ताकत के साथ एकजुट हो रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी का वो बयान फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर सरकार गिर सकती है। हालांकि ये दावा कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब हर 2 महीने में बैठक होगी। यानी कि विपक्ष लगातार एक्टिव रहेगा और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही मॉनसून सत्र में भी रणनीति बनाकर सरकार को टक्कर दी जाएगी। साथ ही ये भी तय हुआ है कि संसद में समन्वय के साथ विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठाएगा।
यानी इस बार सरकार के लिए विपक्ष को नजरअंदाज करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एनडीए के भीतर खींचतान और विपक्ष की एकजुटता, ये दोनों मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सियासी शोर है या फिर सच में सत्ता परिवर्तन की आहट? क्या सहयोगियों की नाराजगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या विपक्ष की रणनीति जमीन पर असर दिखाएगी? और सबसे अहम कि क्या आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।